हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम नोट्स लर्न विथ ईज विथ अस। सो आप सभी का वेलकम है हमारे करंट अफेयर्स के इस वीकली कोर्स में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और हमारे प्रीवियस वीडियोस और हमारे अर्लियर करंट अफेयर्स के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन। So this is about me. My name is Prakash Dubey and I have done my masters in history. So जो फर्स्ट न्यूज़ है ये प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी रिलेटिंग टू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जो बजट में जी अगर उसका क्या क्या हिसाब लगाया गया है, उसके ऊपर कितना एलोकेशन किया गया है। सो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि अगर हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना है, हम लोग को मशीन लर्निंग में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए 5G बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको लेके जितने प्रोसेस हैं गवर्नमेंट के एंड से वो सारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे एक चीज़ और बोली कि जैसे कि अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने बोला है मेक इन अमेरिका। हम लोग ने ये चीज़ बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले मेड इन इंडिया नाम का एक स्लोगन दे दिया था। और हम लोग का यहाँ पे जो पिछले 1-2 साल में आत्मनिर्भर के लिए ये यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ इंडिया में लिमिट नहीं रह कर के पूरे दुनिया में ये चीज़ अब छा चुकी है। सो यहाँ पे ये मैंने न्यूज़ इसलिए पिक करी गई थी क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड था सनराइज सेक्टर। सो आई वांट टू नो कि सनराइज सेक्टर्स होते क्या हैं और यहाँ पे उसके एग्जांपल्स क्या हैं। सो सनराइज सेक्टर्स इज़ अ colloquial टर्म फॉर bargaining सेक्टर्स और बिजनेस इन इट्स इन्फेंसी स्टेज। मतलब कि जो ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका भी राइज होना बाकी। जैसे आप देखेंगे जब सूरज का एक सनराइज होता है कि कैसे वो अभी स्लोली उसका जो मेन पीक है वो आना बाकी है। सो ऐसे सेक्टर्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जियो स्पेशियल सिस्टम्स का, ड्रोन्स का, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का, ये सब इंडिया में अभी राइज कर रहे हैं। सो दीज आर सॉर्ट ऑफ अ सनराइज इंडस्ट्रीज। सो इस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इस पर हम लोग को अपना पूरा टाइम, मतलब गवर्नमेंट के एंड से पूरा टाइम देना चाहिए, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज लगाने चाहिए। तो सनराइज इंडस्ट्रीज आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ रेट्स एंड न्यूमरस स्टार्टअप्स, एबंडेंस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग। बहुत सारे कैपिटल फंडिंग इसको मिल जाती है, जैसे टाटाज है, महिंद्राज हैं और भी बहुत सारे जो लोग हैं, अंबानीज है, बहुत सारे लोग इन सब फील्ड में फंडिंग दे रहे हैं और नए नए आने वाले स्टार्टअप्स हैं उनको वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट सनराइज इंडस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें यहाँ पे क्या क्या बोला था। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट चीता रेलोकेशन प्रोग्राम। एक्चुअली क्या है कि हमारे इंडिया में चीता अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। सो इंडिया में एक्चुअली चीता आर एक्सटिंक्ट। सो बहुत ज़्यादा कवायद चल रही थी, बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि हम लोग कैसे चीता को वापस से रीएलोकेट किया जाए इंडिया में। और वे पहले ईरान से बहुत ज़्यादा बात चल रही थी बिकॉज ईरान और इंडिया में दोनों जगह पे एशियाटिक चीता हैं, बट ईरान ने फिर ये चीज़ मना कर दी। सो अब हम लोग यहाँ पे जो चीता है वो हम लोग मंगवाने वाले हैं नामीबिया, अफ्रीका से। सो उसी को लेके ये न्यूज़ है। लेट्स सी किस न्यूज़ में क्या है और ये प्रोग्राम कैसा था। सो द रीइंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पीशीज मीन्स रिलीजिंग इट इन एन एरिया वेयर इट इज़ कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग। मतलब पहले यहाँ पे ये थे, अब यहाँ पे ये लोग एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यहाँ पे अब ये लोग एक भी चीता नहीं पाए जाते हैं इंडिया में। सो इनको वापस से यहाँ पे लाना, वापस से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, इसको बोलते हैं रीइंट्रोडक्शन। सो रीइंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्निवोरस हैव इंक्रीजिंगली बीन रिकग्नाइज्ड एज ए स्ट्रेटेजी टू कंजर्व थ्रेटन्ड स्पीसीज एंड रिस्टोर इकोसिस्टम फंक्शंस। बिकॉज अगर आप वहाँ पे एक जानवर को ले आएंगे तो वहाँ पे पूरा जो इकोसिस्टम है, जो वहाँ का पूरा वातावरण है, वो पूरा चेंज हो जाता है, वो उसके तरह से ढल जाता है। द चीता इज द ओनली लार्ज कैनिवर दैट हैज बीन extirpated mainly over hunting in India because of ओवर हंटिंग। इनफैक्ट हिस्टोरिकल टाइम्स में जो अंग्रेज जब थे वहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा इसकी हंटिंग करते थे। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स चीता का एक्सटिंक्शन हो गया इंडिया में। इंडिया हैज़ नाउ इकोनॉमिक एबिलिटी टू कंसर्न रेस्टोरिंग इट्स लॉस्ट नेचुरल हेरिटेज फॉर एथिकल एज वेल एज इकोलॉजिकल रीजंस। नाउ इंडिया के पास इतनी इकोनॉमिक एबिलिटी है, इतना हम लोगों ने एक क्षमता बना रही है कि हम लोग वापस से इसको रेस्टोर करवा सकते हैं चीतास को। द चीता इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल। वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल बोल जाता है चीता को। तो इट हैज़ बीन लिस्टेड एज वल्नरेबल इन आईयूसीएन रेड लिस्ट स्पीशीज। जो चीता है उसका जो स्टेटस है आईयूसीएन में, इट इज़ वल्नरेबल। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एशियाटिक चीता जो हैं
उनकी जो IUCN स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो यहाँ पे प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डिफरेंस है अफ्रीका चीता में और एशियाटिक चीता में। अफ्रीकन चीताज जो हैं और चीताज एज अ होल जो हैं वो है वल्नरेबल, बट जो एशियाटिक चीता की जो एक स्पीशीज है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो द चीता हम लोग यहाँ पे लास्ट कंट्री में जो एक देखा गया था वो छत्तीसगढ़ में 1947 को देखा गया था। बट बात ये आती है कि यहाँ पे इसको फिर हम लोग रेलोकेट करेंगे कहाँ। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। दैट्स वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MPPSC कि कूनो नेशनल पार्क यहाँ पे एक ऐसी साइट निकल के आ रही है जहाँ पे हम लोग चीतास को रेलोकेट कर देंगे। सो चीता के रेलोकेशन के लिए एक ऐसी साइट चाहिए होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरे भरे या बहुत ज़्यादा घने वृक्ष ना हो, बहुत ज़्यादा घना डेंस एरिया नहीं हो, बिकॉज उनको दौड़ना रहता है। सो बहुत ही स्कैटर्ड प्लांटेशन होता है। दैट्स वाई कूनो नेशनल पार्क को यहाँ पे हम लोगों ने चूज किया था। सो करंटली द लेपर्ड एंड द स्ट्राइप्ड हाइना आर द ओनली लार्ज कार्निवोरस विद इन द नेशनल पार्क। सो एक ये मैप है जहाँ पे मध्य प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स दिए गए हैं। सो यहाँ पे रहा आपका कोनोपालपुर नेशनल पार्क, जिसको ये है यहाँ पे आपका ये रहा। सो ये 2018 से पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, बट 2018 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया है। और यहाँ पे अपना पन्ना नेशनल पार्क, यहाँ पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पे आता है भोपाल में, इस मैप में दिया नहीं है बट यहाँ पे अपना वन विहार नेशनल पार्क, यहाँ पे आएगा संजय नेशनल पार्क, यहाँ पे आएगा कान्हा किसली नेशनल पार्क, पेश नेशनल पार्क, बालाघाट ये नेशनल पार्क नहीं है। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है मेघघाट, यहाँ पे है सतपुड़ा नेशनल पार्क, और यहाँ पे आपका एक नेशनल पार्क आता है धार जिले में, और यहाँ पे आता है एक अपना डायनासोरस नेशनल पार्क जो भी इस मैप में नहीं दिया है। सो दीज आर द सम नेशनल पार्क जो मैं आपको इसके बारे में बात करता हूँ। और ये रहा यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, सॉरी बट यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं हम लोग माधव नेशनल पार्क। सो दीज आर द मेनली नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश। बट ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं, अगर हम लोग MP की ज्योग्राफी देखें तो ये जो एरिया है बहुत ही ड्राई एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, इसलिए इस साइट को कूनो नेशनल पार्क को चुना गया था फॉर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। गवर्नमेंट ने एक चीज़ की हामी भर दी है कि हम लोग एक हेल्थ अकाउंट नंबर्स दिए जाए। ये ऐसे अकाउंट नंबर्स होंगे जहाँ पे आपके हेल्थ, जैसे मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसको एक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा हेल्थ के रिलेटेड, उसकी वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स होंगी और उसके वहाँ पे सारे क्या क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया है डॉक्टर ने, और अगर मान लीजिए उसकी फाइल कहीं खो जाती है तो वो सिर्फ एक अकाउंट नंबर बता के डॉक्टर्स के पास वो अपनी पूरी फाइल रिट्रीव कर सकता है। सो यही बात यहाँ पे गवर्नमेंट ने दी है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 6 यूनियन टेरिटरीज में एक पायलट प्रोजेक्ट, एक काइंड ऑफ ट्रायल रन किया था जहाँ पे ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई है। नाउ दे वांट टू रेप्लिकेट दिस एट ऑल ओवर इंडिया, एंड यहाँ पे ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट करेगी वो होगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। मतलब ये जो हेल्थ अकाउंट नंबर्स हैं ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट एजेंसी करेगी। सो ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे, जो आयुष्मान पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, बिकॉज अगर आपके पास आधार लिंक्ड एक नंबर रहेगा तो आपको कहीं भी ज़्यादा फाइल ले जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और आपके पास हर चीज़ की एक सुविधा रहेगी। इससे आप टेलीमेडिसिन के लिए भी आप एक अच्छी हेल्प ले सकते हैं। और बट यहाँ पे एक कंसर्न आता है जो बहुत सारे साइंटिस्ट या फिर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स बोलते हैं कि डेटा प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है, कंसर्न आता है कि मान लीजिए कि अगर ये जो डेटा है अगर किसी प्राइवेट के हाथ में लग गया तो फिर वो लोग हमेशा दिन भर मैसेज पे मैसेज भेजेंगे, स्पैम करेंगे, आपको बहुत सारे उल्टे सीधे ऐड भी भेज सकते हैं। सो ये डेटा प्राइवेसी के लिए एक क्वेश्चन आता है, बट लेट्स सी ये कैसे अनफोल्ड होगा, एंड वी विल कवर दिस न्यूज़ जैसे इस पर कोई रिसेंटली डेवलपमेंट होगा। The next news is about fallen soldiers not martyrs says army. So ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था कि हम लोग अगर मान लीजिए कोई मार्टियर जो है वो जो फील्ड में है, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो क्या उनको शहीद बोला जाए या नहीं बोला जाए। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है आर्मी ने कि जो शहीद वर्ड है, जो मार्टियर वर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिलीजियस सेक्रीफाइस के लिए यूज़ होना चाहिए। मतलब किसी ने रिलीजन के लिए अगर अपनी बलिदान दिया है तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे शहीद वर्ड का यूज़ करते हैं, मार्टियर्स वर्ड का यूज़ करते हैं। बट अगर हमारे जो सोल्जर्स हैं, अगर वो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी पे अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके लिए मार्टियर शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, उनके लिए वर्ड्स यूज़ करना चाहिए मतलब सुप्रीम सेक्रीफाइस। मतलब उन्होंने अपनी सबसे
बड़ी सेक्रीफाइस दी, सुप्रीम सेक्रीफाइस वाइल प्रोटेक्टिंग द नेशन एंड सोवरेंटी ऑफ द नेशन। और यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए जो शहीद, मतलब वहाँ पे मार्टियर वर्ड का यूज ना करके सुप्रीम सेक्रीफाइस देना, ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए, ना कि मार्टियर वर्ड का। सो यही बस इसमें एक ये न्यूज़ में था, मैं सोचा इसको ऐड कर दूं। और आप भी अगर कहीं पे पोस्ट करेंगे तो मार्टियर वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए और सुप्रीम सेक्रीफाइस वर्ड का यूज़ करना चाहिए। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट मेनली कि जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन है, इट इज़ एन इवैक्यूएशन मिशन टू ब्रिंग ऑल द इंडियन नेशनल्स हु आर करंटली स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। यूक्रेन में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड से होते हैं, बैकग्राउंड से होते हैं, वो वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं। सो अब यूक्रेन एक वॉर टॉर्न कंट्री है, तो वहाँ से स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया, जहाँ पे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे उन सबको वापस यहाँ पे स्वदेश लाया जा रहा है। सो ये एक लिस्ट है, जितने भी सारे अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस चला रखे हैं, ये उनकी लिस्ट है। सो एक वंदे भारत करके एक मिशन चला था। सो इट इज़ अ कोविड-19 पेंडेमिक जब यहाँ पे हिट किया था, तो वंदे भारत प्रोग्राम, वंदे भारत मिशन चलाया गया था कि जिससे हर जगह पे अगर मान लीजिए कोई दिल्ली में है, वहाँ से उसको बिहार जाना है, तो उसको वहाँ पे कैसे इन लोगों को थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उनको अपने घर पहुँचाया गया था। तो ये था वंदे भारत मिशन। ऐसे ही एक तो था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इट इज़ अ नेवल ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू ब्रिंग होम सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। मान लीजिए कोई अभी सऊदी अरेबिया में है, कोई यमन में था, तो ऐसे जहाँ लोग जब कोविड-19 में फंसे हुए थे, श्रीलंका में थे, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को अपने स्वदेश लाया गया था। तो उसके लिए एक समुद्र सेतु नाम का एक मिशन लगाया गया था। इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रसेल्स, जिसका कोई नाम नहीं दिया था। सो एक था ऑपरेशन राहत, यहाँ पे दिया है। ऑपरेशन राहत में जो यमन में एक हाउथी रिबल के साथ जो वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी 2015 में, सो वहाँ से 5600 लोगों को वापस स्वदेश लाया था यमन से। सो इसका नाम था ऑपरेशन राहत। एक ऐसे ही नाम था ऑपरेशन मैत्री का। नेपाल अर्थक्वेक जब आया था 2015 में, वहाँ पे इंडिया ने रिलीफ और रेस्क्यू मेजर भेजा था, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन मैत्री। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जितने जो वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया गया था उसका नाम गया था ऑपरेशन राहत। और वहाँ से इवैक्यूएशन भी किया गया था 5000 इंडियंस का फ्रॉम नेपाल, एंड द आर्मी सक्सेसफुली इवैक्यूएटेड 170 फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम द यूएस, यूके, रशिया एंड जर्मनी। सो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बस अपने नेशनलिस्ट लोगों को लेके आ जाते हैं। हम लोग वहाँ पे जब यहाँ से प्लेन जाता है तो उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी जाता है, और वहाँ से हम लोग अपने लोगों को वहाँ से लेके आते हैं। 2011 में एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। ये था टू ब्रिंग बैक स्टैंडर्ड फ्रॉम वॉर टॉर्न कन्फ्लिक्ट ऑन लिबिया से बहुत सारे लोगों को वापस लाया गया था। इसका ये नाम था ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। और एक था ऑपरेशन सुकून, जहाँ पे बेरूत सी लिफ्ट किया गया था इन 2006। सो इंडिया रेगुलरली अपने जो वहाँ के सिटीजन्स है जो किसी और देश में है और वहाँ पे किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो वहाँ से उनको इवैक्यूएट करता रहा है। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, बट दिस इज़ अ वेरी कमेंडेबल थिंग कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमेशा अपने सिटीजन्स के साथ हमेशा खड़ी रहती है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो दिस इज़ अ नेक्स्ट न्यूज़। ये इसी से कंटिन्यूशन में कि वी आर रेडी टू हेल्प द नेबर कंट्रीज, बिकॉज जो नेपाल के जो सिटीजन्स थे और ये जो बांग्लादेश के सिटीजन्स थे वो भी यूक्रेन में अटके हुए हैं। सो इंडिया गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लैरिफाई की थी कि हम लोग वहाँ से जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जो नेपाल और जो बांग्लादेश के बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हैं, हम लोग उनको भी लाने की कोशिश करेंगे। So the next news is about India will send humanitarian assistance to Ukraine, says MEE। इंडिया ने बोला है कि हम लोग वॉर टॉर्न कंट्रीज में जो यूक्रेन है, हम लोग वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे थ्रू वेरियस फूड्स एंड मेडिकल सप्लाईज। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने इवैक्यूएशन कर ही रहा है सिटीजन्स को, तो हमारा खाली विमान यहाँ से जाता ही है। सो क्यों ना हम वहाँ पे उसमें उनको कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे दिया जाए थ्रू वीट, थ्रू फूड सप्लाईज एंड मेडिकल सप्लाईज, जिससे उनको वहाँ पे हेल्प भी मिले और हम लोग अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर सके टुवर्ड्स यूक्रेन एंड टुवर्ड्स द सिटीजन्स ऑफ यूक्रेन। सो दिस इज द प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम लोग वहाँ पे फूड सप्लाईज भेज रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल सप्लाईज भेज रहे हैं इन द यूक्रेन, जैसे कि हम लोग वहाँ पे उनको मोरल सपोर्ट कर सकें।
The next news is about IPCC warns of multiple hazards. So what is IPCC? IPCC is an intergovernment body assessing the science related to climate change. जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी स्टडी है, जो साइंटिफिक स्टडी है कि कितना चेंज हो रहा है, कितने डिग्रीज का चेंज आएगा आने वाले समय में, वो सब IPCC करती है. एंड IPCC इज इंटरनेशनल बॉडी, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, इनकी एनुअल मीटिंग होती है और यहाँ पे एक ये लोग रिपोर्ट्स निकालते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या नई नई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. सो IPCC सेटअप कब हुआ था? IPCC वॉज सेटअप इन 1988 बाय वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP, यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को लेकर, इन दोनों ने मिलकर ये चीज़ को IPCC को सेटअप किया था. इट एम्स टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद रेगुलर असेसमेंट ऑफ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो साइंटिफिक स्टडी है, ऐसे बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि भैया आगे आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली, बट उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, साइंटिफिक बैकिंग क्या दे रहा हूँ, ये एविडेंस वो प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे क्या क्या फ्यूचर रिस्क होने वाले, क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, और इसको लेकर हम लोग ने यहाँ पे हम लोग को क्या क्या इनकी मदद करनी चाहिए कि जैसे हम लोग ये चीज़ रोक सकें. सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने बोला है कि आने वाले समय में हमारी इंडिया की जो बहुत सारे सिटीज़ हैं जैसे कि लखनऊ, पटना एंड भुवनेश्वर अदर, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम पे, तो हम लोग को इससे रिलेटेड बहुत सारे काम करने पड़ेंगे. बट ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और अभी जैसे प्रीलिम्स आने वाले हैं बहुत सारे स्टेट्स के UPSC के, तो ये उससे रिलेटेड नहीं, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग दिस न्यूज़. बस आपको मेरे को IPCC के बारे में बताना था और ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट इन्होंने रिलीज करी है, इसके बारे में बताना था. सो नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दिस वेरी गुड आर्टिकल अबाउट फिनलैंडाइजेशन. सो पूरे आर्टिकल में ना जाते हुए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फिनलैंडाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, बिकॉज ये आर्टिकल पूरी तरीके से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वर्ड डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ दिया जा सकता है कि फिनलैंडाइजेशन क्या है. इसको आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ज्योग्राफी से या फिर किसी और पॉलिटिकल साइंस के टर्म से. सो लेट्स सी कि इसका मतलब क्या होता है. This means that is smaller power bows down in front of larger power to safeguard its titular independence. इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो बताया गया है जिससे आप ये वर्ड समझ भी सकते हैं वो था फिनलैंड. फिनलैंड जो है ये रशिया के सामने बोला था कि हमको आपसे टसल नहीं करनी है इन द कोल्ड वॉर टाइम, और हम यहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंस जाते हैं, इसलिए वी डोंट वांट टू इंटरफियर इन एनी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. हमें किसी भी नेशंस के साथ नहीं होना है, हम अपने अकेले खड़े हैं. ना हमें नाटो के साथ जाना है, ना हमें वार्सो पैक्ट में यूज़ करना है, ना हमें इनके साथ होना है, ना हमें USA के साथ जाना है, ना हमें रशिया के साथ जाना है. सो दे वांट देयर ओन इंडिपेंडेंस, देयर ओन फॉरेन पॉलिसी, हमें किसी के साथ नहीं रहना है. सो दिस इज मीन्स फिनलैंडाइजेशन मीन्स दैट इज अ स्मॉलर पावर बाउज डाउन इन फ्रंट ऑफ अ लार्जर पावर टू सेफगार्ड इट्स टाइटुलर इंडिपेंडेंस. दिस इज द बेसिक रीजन, द मीन ऑफ दिस वर्ड. द रीजन लैंड ऑफजाइजेशन कैन बी ट्रेस बैक टू द कोल्ड वॉर एरा where Finland did not join NATO and no interference from Moscow due to Finno-Soviet Pact. जैसे मैंने आपको बता दिया कि ना हमको नाटो के साथ हमको अलाइन होना है, ना हमको वॉर्सो के साथ प्लान होना है. Now going to the next news is about Beijing-based AIIB puts Russia-Belarus project on hold because of Ukraine and Russia crisis. बहुत सारे जो sanctions लगे हैं, बहुत सारे इसके कारण से अभी जितने प्रोजेक्ट्स हैं रशिया के वो उन्होंने होल्ड कर दिया है. सो नाउ लेट्स सी थ्रू दिस न्यूज़ की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है क्या. सो इट इज़ अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक विथ अ मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया. मेनली हम लोग फोकस रहते हैं एशिया के लिए ऊपर कि हम लोग एशिया में कैसे सोशल और इकोनॉमिक जो रीजन्स हैं उनको कैसे हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. It is established by AIIB Articles of Agreement in 2015 which is a multilateral treaty. बहुत सारे जो एशिया के जो कंट्रीज थे, और इनफैक्ट यहाँ पे ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने वाली है कि सिर्फ एशिया के इसमें मेंबर्स नहीं हैं, बहुत सारे वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे हैं, जो आउट ऑफ एशिया में हैं वो भी हैं. इन सब ने मिलके एक यहाँ पे बैंक इस्टेब्लिश किया AIIB. It is headquartered in Beijing and began its operation in 2016 January. So इसका headquarter बीजिंग में है and the members to the banks have now grown to 97 approved members worldwide. ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कभी भी इंक्रीज होता रहता है. सो द 14 ऑफ द G20 नेशंस आर AIIB मेंबर्स इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम. सो अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए कि क्या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक में सिर्फ एशिया के कंट्रीज़ हैं, तो नहीं, इसमें यूरोप, इसमें नॉर्थ अमेरिका की भी कंट्रीज़ हैं.
By investing in sustainable infrastructure and other productive sectors in Asia and beyond, it will better connect people, services, markets that over time will impact the lives of billions. So ये इनका बेटर फ्यूचर बनाने का इनका जो गोल है कि सस्टेनेबल कैसे हम लोग पॉल्यूशन कम करके क्लाइमेट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा के एक अच्छा बेटर फ्यूचर बना सकते हैं, ये इनका मेन एम है। और कैसे हम लोग सोसाइटी को, इकोनॉमिक को और ज़्यादा प्रॉस्पेरस कर सकते हैं। इसकी जो 3rd एनुअल मीटिंग थी वो हुई थी 2018 में मुंबई में। और जो इसका जो सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो है चाइना, बट जो इसका जो सेकेंड हाईएस्ट शेयर होल्डर है दैट इज़ इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू कल्चर। यहाँ पे एक डांस होता है, रिचुअल डांस होता है अग्नि कंडकरण थय्यम परफॉर्मिंग एट द कलियट्टम फेस्टिवल इन कन्नूर केरला। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कलियट्टम फेस्टिवल कहाँ होता है। सो कलियट्टम फेस्टिवल्स यहाँ पे केरला में होता है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे फायर का इस्तेमाल होता है, फायर वर्शिप की जाती है सॉर्ट ऑफ। तो अग्नि कंडकरण थय्यम जो परफॉर्म किया जाता है, ये एक परफॉर्मेंस है जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, ये कुटियट्टम फेस्टिवल में परफॉर्म होता है इन केरला। नाउ दिस इज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स। सो यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स पर्सनल हैं, सौरभ एंड ईशा। दे बोथ बिलोंग टू पिस्टल, मतलब ये लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रह चुके हैं फॉर्मर एशियन गेम्स में, और ये लोग पिस्टल से एयर शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज 2 नेम्स, सौरभ एंड ईशा। ऑल्सो यहाँ पे ये जो मैंने ये न्यूज़ इसलिए पिक की थी कि डेविस वर्ल्ड कप हो रहा है। सो डेविस वर्ल्ड कप इज़ रिलेटेड टू टेनिस। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि यहाँ पे पूछ सकता है कि डेविस कप किससे रिलेटेड है। सो डेविस कप इज़ रिलेटेड टू टेनिस। और यहाँ पे इंडिया के जो प्लेयर हैं राम कुमार और यूकी भामरी से, ये जो 2 प्लेयर हैं ये टेनिस के प्लेयर हैं। और ये डेविस कप जो है वो होता है टेनिस से रिलेटेड है, ना कि फुटबॉल से है, ना कि क्रिकेट से है। सो डेविस कप इज़ रिलेटेड टू टेनिस। नाउ ये एक मिसलेनियस न्यूज़ थी कि जो इंडियन स्कायर है आरिफ खान हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर स्लालोम एंड जायंट स्लालोम इवेंट्स एट द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। सो स्कायर है, स्काइंग करते हैं, बर्फ में मतलब स्कीइंग करते हैं आरिफ खान। सो प्लीज़ रिमेंबर हिज नेम। ये सेलेक्ट हुए थे बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में। और एक बुक है द नटमेग्स कर्स बाय अमिताभ घोष। It is about environmental exploitation. So these 2 news are very important in miscellaneous section. Nutmeg's Curse by Amitabh Ghosh. So that's it friend, that's it in this video. Please like our video, please comment कि आपको क्या अच्छा लगा और इसमें हम लोग और सुधार क्या कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर आवर वीडियो, प्लीज़ शेयर विद इन योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्जाम नोट्स for more current affairs and for more other informative videos. Thank you.